सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइस। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री पीरियड यानी हिस्टोरिकल पीरियड्स। उसके अंतर्गत हम आज आपको वैदिक युग के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता विकसित हुई उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं या वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ समय पहले तक हम लोगों को सिर्फ वैदिक सभ्यता के बारे में ही पता था, यानी प्राचीन सभ्यता क्या मानते थे, वैदिक युग को ही प्राचीन सभ्यता मानते थे। उसके बाद में 1921 ईस्वी में पता चलता है कि सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है भारत की। अब सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो ऋग वैदिक काल कहलाता है, ऋग वैदिक काल कहलाता है। और उसके बाद का जो टाइम है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है, यानी ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड है ऋग वैदिक का ये है 1500 बीसी से ये लगभग 1000 बीसी का जो समय है वो ऋग वैदिक काल के अंतर्गत आता है। और 1000 बीसी से लगभग 500 या 600, कुछ 500 मानते हैं, कुछ 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि वैदिक सभ्यता विकसित कैसे हुई। तो वैदिक सभ्यता जो है आर्यों द्वारा विकसित हुई। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा विकसित हुई? विकसित करने वाले आर्य। अब आर्यों को भारत का पीपल यानी भारत के लोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा आया है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया में भारत आए थे चारे की खोज में। ठीक है, उनको यहाँ पे पर्याप्त भोजन और चारा मिला, उसके बाद में वो यहीं पे बस गए और छोटे छोटे कबीले बना करके धीरे धीरे पूरे भारत पे वो रहने लगे। यानी कि आर्य से भारत क्या बन गया? आर्यावर्त बन गया। यानी जो आज का भारत है उस टाइम पे आर्यावर्त कहलाया। और इसी से इसकी शुरुआत कब होती है? वैदिक काल के अंतर्गत होती है, यानी ऋग वैदिक काल में इसकी शुरुआत होती है। टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1000 बीसी तक ऋग वैदिक काल का, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 500 से 600 बीसी तक है। आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता है, इसे हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। किसके द्वारा विकसित की गई? आर्य के द्वारा। कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। यानी जो वैदिक सभ्यता है वो किसके द्वारा विकसित की गई? आर्य द्वारा। या आर्यों के द्वारा कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो वैदिक सभ्यता विकसित की गई। अब बात आती है कि हु आर दी आर्यंस, यानी आर्य कौन थे? वे लोग जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे। ये कोई जातीय समूह नहीं था, ये क्या था? एक भाषीय ग्रुप था जो कि इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। आर्य एक जो है भाषी समूह था, ये कोई जातीय समूह नहीं था। आर्य का मतलब होता है, आर्य की अगर हम बात करें, आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सर्वश्रेष्ठ। क्या? सर्वश्रेष्ठ, यानी अब आर्य जो भारत आए, आर्यों का जो सही मतलब निकला वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ किससे कहेंगे? एक नोबल कैरेक्टर, अच्छा चरित्र और फ्री ब्रेन यानी खुला मस्तिष्क, यानी बहुत ही अच्छी सभ्यता, कल्चर कह लीजिए। उनका जो दिमाग था वो बहुत
फ्री था, बहुत सारी चीज़ों का वो लोग आविष्कार करते रहते थे। यानी ऐसा माना गया है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग आर्य कहलाए जिनका जो कैरेक्टर था वो नोबल कैरेक्टर एंड फ्री ब्रेन, खुला मस्तिष्क। ठीक है, तो आई होप आर्य समझ में आए होंगे आर्य क्या है। ठीक है, अब जो भारत की हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं क्या, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं आर्यों के बारे में अलग अलग जो वैज्ञानिक्स हैं, अलग अलग जो मत देने वाले हैं, अनेक मत दिए गए। तो अब हम देख लेते हैं किसने किस हिसाब से आर्य को डिफाइन किया, यानी किस प्रकार से उनकी डिफिनेशन दी। ठीक है, जैसा कि जो आर्य थे वो एक भाषी ग्रुप था। भाषी ग्रुप यानी कि वो इंडो यूरोपियन भाषा का प्रयोग करते थे। इंडो यूरोपियन भाषा क्या है, जो आज के हम लोग संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत को क्या बोलते थे, इंडो यूरोपियन भाषा। यानी बहुत सारी भाषाओं की जो जननी है, अंग्रेजी है, भोजपुरी है, और बहुत सारे प्रकार की जो भाषा है वो किससे बनी हुई है, संस्कृत से बनी हुई है। ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषा का प्रयोग यानी इंडो यूरोपियन भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को क्या कहा गया, आर्य कहा गया। ये एक प्रकार का जातीय समूह था। ये मध्य एशिया से भारत आता है और ये एक साथ नहीं आए, एंड छोटे छोटे कबीले के रूप में ये लोग आते गए, छोटे छोटे कारवा आते गए। और जो आज का इंडिया है, जिसे पहले आर्यावर्त भी कहा जाता था, उस आर्यावर्त का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब बात आती है कि फ्रॉम वेयर डिड आर्यंस कम्स, आर्य कहाँ से आए, यानी कि आर्य कहाँ से आए। इसके जो मत में बहुत सारे मत देने वालों ने जो है अलग अलग मत दिए हैं, तो उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो ये हैं ये मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से भारत आते हैं। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, लेकिन जो मैक्स मूलर की थ्योरी है कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आते हैं चारे की खोज में, वो सबसे मेन जो है थ्योरी मानी जाती है, यानी हिस्ट्री की सबसे बेस्ट थ्योरी मानी जाती है। लोकमान्य जो तिलक हैं, लोकमान्य तिलक जी ने बताया कि ये आर्कटिक सागर से आए। कहाँ से आए, आर्कटिक सागर से आते हैं। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं। स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं वो कहते हैं कि जो आर्य थे वो तिब्बत वाले क्षेत्र से आए। कहाँ से, तिब्बत से आए। तिब्बत जो कि नेपाल के पास में पड़ता है ना, तिब्बत का पठार। ठीक है, तो और मेयर ने कहा कि जो है ये पामीर प्लेटो से पामीर की छत जिसे कहते हैं, तिब्बत में ही पड़ता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए। लोकमान्य तिलक जी ने बताया आर्कटिक सागर से आए। और स्वामी दयानंद सरस्वती बताते हैं कि तिब्बत से आए। मेयर कहते हैं पामीर प्लेटो से आए। लेकिन इन सब में जो सबसे मेन थ्योरी मानी जाती है कि आर्य कहाँ से आए, वो है मैक्स मूलर की थ्योरी। मैक्स मूलर बताते हैं कि जो आर्य हैं वो चारे की खोज में मध्य एशिया से आए। की थ्योरी को साबित करते हुए, सिद्ध करते हुए एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख का नाम है बोगाज कोई नामक क्या है, ये एक अभिलेख है जो कि ये सिद्ध करता है कि जो मैक्स मूलर कह रहे हैं कि आर्यंस जो है वो मध्य एशिया से आए, उसी चीज को वो क्या करता है, सिद्ध करता है। ये जो बोगाज कोई अभिलेख मिला है वो तुर्की जो है, तुर्की का जो इस्तांबुल नामक शहर है, इस्तांबुल नामक शहर में यह अभिलेख मिला है, जो कि ये सिद्ध करता है कि जो
आर्य थे वो मध्य एशिया से आते हैं। ठीक है, उनका कोई स्थान फिक्स स्थान क्या होता है। अब वैदिक युग कालीन सभ्यता, क्योंकि वैदिक जो सिविलाइजेशन है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऋग वैदिक सिविलाइजेशन और लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में जो आर्य थे वो सप्त सिंधु क्षेत्र में आए और जिसे ब्रह्मव्रत क्षेत्र कहा गया, लेकिन उत्तर वैदिक क्षेत्र में उन्होंने आर्यावर्त क्षेत्र का निर्माण किया, यानी पूरे भारत में वो धीरे धीरे क्या हो गए, फैल गए। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में वो सप्त सिंधु यानी सिंधु के जो सहायक नदियां थी उन्हीं के आसपास में आते हैं, क्योंकि वो मध्य एशिया से ही भारत आते हैं, तो वो धीरे धीरे उसी वाले क्षेत्र में बसते चले गए। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया वो पूरे भारत में बस जाते हैं और एक आर्यावर्त क्षेत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब हम लोग ऋग वैदिक जो सभ्यता है, ऋग वैदिक काल की मुख्य बातों पे चर्चा करते हैं। जैसे कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ से आए, पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अफगानिस्तान, क्योंकि उस टाइम पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सभी भारत का ही पार्ट था। ठीक है, जो ऋग वैदिक काल होता है वो भी एक ग्रामीण सभ्यता होती है। ऋग वैदिक काल क्या, पूरा जो वैदिक सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। तो सभ्यता कैसी है, ग्रामीण है। वो लोग इंडो यूरोपियन भाषा का प्रयोग करते थे, यानी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते। वैदिक सभ्यता की जो प्रशासनिक इकाई है कुछ इस प्रकार थी। सबसे छोटी जो इकाई होती है कुल होती है, यानी जैसे कि परिवार, मान लीजिए बहुत सारे कुल मिलकर के जो है ग्राम बनते थे। कुल के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। बहुत सारे 10-20 कुल मिलकर के एक गांव का निर्माण करते थे जिसे ग्राम कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी बोला जाता था, ग्रामीणी बोला जाता था। बहुत सारे गांव मिलकर के एक विष का निर्माण करते थे। विष के मुखिया को विषपति बोला जाता है, विषपति। ठीक है, बहुत सारे विष मिलकर के यानी 10-20 विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे, जिसे आज जैसे जनपद बोलते हैं। और जन के जो मुखिया को बोलते थे राजन बोलते थे। और राष्ट्र के मुखिया, बहुत सारे जन मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते थे। उसी प्रकार जैसे कि आज के समय में परिवार हो गया, परिवार के 10-20 परिवार मिल गए, एक गांव का निर्माण हो गया। गांव के निर्माण से बहुत सारे गांवों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है, यानी पोस्ट यानी ब्लॉक कहलाता है। बहुत सारे ब्लॉक मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करते हैं जिसे जनपद या जिला बोला जाता था। यूपी में तो आज भी डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता है, जनपद बोला जाता है। जैसे जनपद लखनऊ, ठीक है, जनपद। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर के एक राज्य का निर्माण करते हैं, जैसे कि राज्य। ठीक है, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या करेंगे, राज्य का निर्माण। तो ये उस टाइम की प्रशासनिक इकाई थी। उस टाइम पे जो मुखिया बनते थे या जो भी नेतृत्व करते थे वो क्या कहते हैं उसको कि उत्तराधिकारी, यानी राजा के बेटा राजा नहीं होता था, वो लोगों द्वारा, यानी लोकतंत्र था, राजतंत्र नहीं था। उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, धीरे धीरे राजतंत्र विकसित होता है। यहाँ पे कौन सा तंत्र होगा, लोकतंत्र, यानी कि उस कबीले का जो मुखिया भी है वो किसके द्वारा चुना जाएगा, लोगों के द्वारा चुना जाता था। ठीक है, तो जो उत्तर वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल है, उसकी जो कुछ निम्न बातें हैं, क्या क्या थे, कुछ पद थे जिनका हम आपको हिंदी में अर्थ बताते हैं। यानी अन्य अधिकारी जैसे पुरोहित होते थे और सेनानी, जो कि राजा की क्या करते थे, हेल्प करते थे, पुरोहित और सेनानी। फिर एक शब्द का प्रयोग हुआ है रत्नी। रत्नी जो है सूत रत्कर अधिकारियों को बोला जाता था। पूरब, पूरब जो है दुर्गपति, जो दुर्ग की रक्षा करता था, दुर्ग की रखवाली करने वाले को दुर्गपति। उस टाइम पे ऋग वैदिक काल में उसे क्या बोला जाता था, पूरब बोला जाता था। स्पष्ट जो है एक गुप्तचर, आज के समय में जिसे हम लोग गुप्तचर कहते हैं, उसे क्या कहा जाता था, स्पष्ट कहा जाता था। देखो ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग वैदिक काल में पूरब शब्द का वर्तमान अर्थ क्या है, यानी किसे पूरब कहा जाता था, किसे स्पष्ट कहा जाता था। इसलिए इसका जो हिंदी अर्थ है वो हम आपको बता रहे हैं। वहाँ पे उस टाइम पे एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, बाजपति। बाजपति का मतलब होता है जो गोचर भूमि होती थी उसका जो अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, बाजपति
कहते थे। ठीक है, उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला, जैसे सिपाही है, ठीक है, आज के समय में उस टाइम पे जो अपराधियों को पकड़ता था उसको क्या कहते थे, उग्र कहते थे। ठीक है, उस टाइम पे ऋग्वैदिक सभ्यता के दौरान भी काल में भी दो प्रकार की सभाएं होती थी, जिसे कहते थे सभा और समिति। सभा जो है ऐसे लोगों का ग्रुप था, जैसे श्रेष्ठ और सामंत लोगों की एक संस्था थी, समूह था, जहाँ पे लोग बात करते थे, समस्याओं को सुलझाते थे, उसे सभा बोला गया। और समिति में सामान्य जनता का संगठन, यानी कोई भी 400-500 लोग आपस में इकट्ठा होकर किसी भी बात पे चर्चा कर रहे हैं, उसे क्या बोला गया, समिति। एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में हुआ है, गोविष्ट। गोविष्ट जो है उसका अर्थ होता है युद्ध के लिए उपयुक्त। अब किसके युद्ध के लिए, गोविष्ट। ऋग्वैदिक काल में कृषि का उतना महत्व नहीं था, लोगों का जो महत्व था वो क्या था, जानवर था। उस टाइम में जो है गाय की जो महत्वता बताई गई है बहुत ज़्यादा थी। गाय ही लेन देन का साधन था। गाय के लिए एक राजा दूसरे से युद्ध भी करता था, तो गाय के लिए युद्ध करना क्या कहलाता था, गोविष्ट कहलाता था। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। जो उत्तर वैदिक काल की मुख्य बातें हैं उनमें सबसे मेन टॉपिक जो होता है वो होता है ग्रंथ। इस टाइम पे जो है ग्रंथों का निर्माण हुआ, जिसमें 4 ग्रंथ जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ऋग्वैदिक 4 ही ग्रंथ हैं, मतलब वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, वो ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था। उसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल आता है उसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ग्रंथों में हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, आर्यक ग्रंथ, उपनिषद और महाकाव्य, वेदांग पढ़ते हैं। महाकाव्य में जैसे रामायण और महाभारत महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो जो ग्रंथ हैं या वेदों का संग्रह करता किसे कहा जाता है, महर्षि वेद व्यास जी को कहा जाता है। ठीक है, ये सारी क्रियाएं कब लिखी गई हैं, ये सारे जो ग्रंथ हैं वो कब लिखे गए हैं, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, धर्म में क्या हो गई, जटिलता आने लगी, धर्म के अंदर जटिलताएं आने लगी, कर्म कांडों पे जोर दिया गया, यानी इनकी अधिकता क्या हो गई, बढ़ गई। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें भी स्त्रियों की जो दशा है वो दयनीय नहीं है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो सत्ता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक ही थी, यानी स्त्रियों की स्थिति क्या थी, अच्छी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई यहाँ पे। और ब्राह्मणों का जो है वो क्या हुआ, प्रभुत्व हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितना है ब्राह्मण ही कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में किसका प्रभुत्व रहा, ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा। जाति व्यवस्था कैसी हो गई, जन्म के पे आधारित हो गई। पहले जो जाति व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पे नहीं थी, ऋग्वैदिक काल में वो कर्म के आधार पे थी, यानी कर्म के हिसाब से वो जाति होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो जाति व्यवस्था हो गई वो क्या हो गई, जन्म पे आधारित है, यानी आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो क्षत्रिय। लेकिन उससे पहले क्या था, कर्म व्यवस्था थी, यानी कि आपके अंदर अगर लक्षण क्षत्रिय वाले हैं तो अगर आप वैश्य हैं, यानी कि जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं उन्हें वैश्य कहते थे। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसके अंदर अगर क्वालिटी है क्षत्रियों की, उसे लड़ना आता है तो वो अपनी जाति कन्वर्ट करता था, यानी उसे क्षत्रिय बोला जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ, जो जाति व्यवस्था हो गई वो एकदम बदल गई, वो जन्म पे आधारित हो गई। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो क्षत्रिय, वैश्य कुल में जन्म लिया तो वैश्य, शूद्र कुल में जन्म लिया तो शूद्र, यानी जो जन्मजात व्यवस्था हो गई वो जाति व्यवस्था बन गई। ठीक है, फिर छुआछूत बढ़ा, ऊंच नीच होने लगा, भेदभाव जैसी क्रूतियां भी उत्तर वैदिक काल में बढ़ने लगी।
अब उत्तर वैदिक काल में जो है हम लोग पढ़ते हैं सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत जो है सिंधु नदी आती है। 7 नदियों का जो समूह था वो वाला क्षेत्र सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया। सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत सिंधु है, सरस्वती है, झेलम है, रावी है, चेनाब है, ब्यास है और सतलज, ये 7 नदियां आती हैं। सिंधु, सरस्वती, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी और सतलज, ये 7 जो नदियां हैं ये क्या हैं, सप्त सिंधु क्षेत्र का निर्माण करती हैं। फिर ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वेद में जो सबसे पुराना वेद आपका है ऋग्वेद में 2 नदियों का जिक्र हुआ है, एक सरस्वती और एक सिंधु नदी का। जो सरस्वती नदी है उसको इन्होंने क्या बताया है, पवित्र नदी बताया है। पवित्र नदी है कौन सी, जो सरस्वती है विद्या की देवी माना गया है इसको, और ज्ञान की देवी, विद्या की देवी सरस्वती नदी को पूज्य नदी माना गया है। पवित्रतम नदी के अंतर्गत क्या, सरस्वती नदी। उसके बाद में सिंधु नदी का जो है ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन अगर किसी का मिलता है तो वो है सिंधु नदी। ठीक है, फिर एक प्रकार का जो शब्द है सोम, सोम जो है आर्यों द्वारा पिया जाने वाला एक पेय पदार्थ था जिसे हम सोम कहते थे। जैसे आज के समय में मदिरा है, ठीक है, बियर है, उसी प्रकार से सोम जो था वो आर्यों द्वारा पिया जाने वाला, यानी ये लोग खुशी के मौके पे रिलैक्स करने के लिए क्या पीते थे, सोम रस का पान करते थे। आर्यों द्वारा पिया जाने वाला पेय पदार्थ क्या कहते थे, सोम या सोम रस कहलाता था। ऋग्वेद के जो 7वें मंडल में जो है दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। अब ये दशराग युद्ध क्या है, जो कि जो है पुरुषड़ी ऋग्वेद में रावी नदी, आज की जो रावी नदी है उसको क्या बोला गया, पुरुषड़ी नदी कहा जाता है। पुरुषड़ी नदी के किनारे हुआ था। उसमें हुआ यूं, भरत कुल के जो है 10 राजा थे। भरत कुल के एक राजा थे सुदास, ठीक है, उनका युद्ध होता है विश्वामित्र जी के साथ में, और उनके साथ में 10 राजा और उनकी तरफ से युद्ध करते हैं। किसके साथ, राजा सुदास और विश्वामित्र, और उनके सहयोग में 10 राजाओं के बीच में होता है, जिसमें सुदास की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। सुदास की क्या हुई, विजय हुई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन नदियों की जो ऋग्वैदिक काल में जिनका नाम कुछ और था और वर्तमान में हम उन्हें कुछ और नाम से, ऋग्वैदिक नदियों के जो वर्तमान नाम है इस प्रकार है कुछ। सिंधु को आज भी हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु। सरस्वती नदी को चितंग बोला जाता है। विशेषता, जिसे पहले ऋग्वैदिक काल में विशेषता आज हम झेलम कहते हैं। द्वादती यानी घग्गर नदी को ऋग्वैदिक काल में द्वादत बोला जाता था। सोवस्तु को स्वात नदी और अस्किनी नदी को चिनाब नदी वर्तमान समय में। सतुद्दी नदी को सतलज, शदानीरा को गंडक, गोमल नदी को गोमती, कुरुम्ब नदी को कुर्रम कहा जाता है। ये वर्तमान नाम है और ये ऋग्वैदिक काल में जो उस टाइम पे जो बोला जाता था। कुंभा यानी काबुल नदी, पुरुषड़ी मतलब रावी नदी, विपश यानी कि व्यास नदी। सिंधु सरस्वती, चितंग, विशेषता झेलम, द्वादती घग्गर, सुवस्तु स्वात नदी, अस्किनी चिनाब नदी, सुतदी सतलज, शदानीरा गंडक नदी, गोमल यानी आज की गोमती, क्रब यानी कुर्रम नदी, कुंभा यानी काबुल नदी, पुरुषड़ी यानी रावी नदी, विपश यानी कि व्यास नदी। आई होप सो गाइस आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड सी यू सून।